अब समझते हैं जेन स्ट्रीट का ग्लोबल ट्रैक रिकॉर्ड है क्या। जेन स्ट्रीट कैपिटल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। साल 2000 में न्यूयॉर्क में शुरू हुई यह कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स में से एक है। यह कंपनी अमेरिका, लंदन, हांगकांग और सिंगापुर जैसे वित्तीय हब्स में काम करती है। साल 2020 तक के आंकड़े अगर निकालते हैं तो वो आंकड़े क्या कहते हैं वो जरा जान लेते हैं। जेन स्ट्रीट का ट्रेडिंग वॉल्यूम रोजाना $17 ट्रिलियन से भी ज्यादा तक पहुंच चुका है। यानी ये कंपनी हर सेकंड में इतने बड़े सौदे करती है जितना किसी एक देश का एनुअल बजट भी नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी भारत के मार्केट में आकर क्यों फंसी? तो जवाब ये कि ग्लोबल लेवल पर भी इसका नाम विवादों में रहा है। कई बार इस पर मार्केट मैनिपुलेशन और डार्क पूल ट्रेडिंग के आरोप लगते रहे हैं, यानी गलत तरीके से मार्केट को अपने हिसाब से चलाना। अब इस पूरे केस को समझने के लिए जरूरी है कि हम इसे सैम बैंकमैन-फ्राइड और उसके FTX घोटाले से भी जोड़कर जरूर देखें। सैम बैंकमैन-फ्राइड, जिसने क्रिप्टो एक्सचेंज FTX बनाया था, वो भी शुरू से जेन स्ट्रीट का ही ट्रेडर था। सैम ने 2014 से 2017 तक जेन स्ट्रीट में काम किया। उसने वहीं से हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और आर्बिट्रीज की टेक्निक सीखी। बाद में वही टेक्निक उसने FTX में लगाई और देखते ही देखते अरबपति बन गया। लेकिन जब उसका सिस्टम ऑफ ट्रस्ट टूटा तो $32 बिलियन की कंपनी ढह गई और उसे फ्रॉड केस में जेल जाना पड़ा। यानी जेन स्ट्रीट जहां ट्रेडिंग के नाम पर सिस्टम की खामियों का फायदा उठाती रही, वही ये काम करने वाले सैम बैंकमैन-फ्राइड ने इस टेक्निक को क्रिप्टो में इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम कर दिया। अब अगर भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो इस तरह के केस उनके दिमाग पर सीधा असर डालते हैं। एक आम निवेशक सोचता है कि वो सिप या डायरेक्ट इक्विटी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसे डाल रहे हैं, लेकिन जब खबरें आती है कि कोई विदेशी कंपनी सिस्टम से खेलकर अरबों का मुनाफा कमा गई तो उसके दिमाग में एक असुरक्षा जरूर बैठती है। जेन स्ट्रीट जैसी कंपनियों के ये फ्रॉड ये सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि देश की इकोनॉमी पर भी लाजमी तौर पर बुरा असर डालते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स किसी भी स्टॉक मार्केट की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं। जेन स्ट्रीट जैसी कंपनियों पर लगाम लगाना जरूरी है, क्योंकि ऐसी कंपनियां वैक-ए-मोल की तरह काम करती है। इस खेल में मोल यानी कि एक कैरेक्टर एक छेद से निकलता है और खिलाड़ी उसे हथौड़े से मारने की कोशिश करता है। एक को मारो तो दूसरा दूसरे छेद से तुरंत निकल आता है। भारत के रेगुलेटर्स के लिए जेन स्ट्रीट भी वैसा ही मोल साबित हुआ। जैसे ही सेबी ने एक गड़बड़ी पकड़ी, कंपनी ने स्ट्रेटजी बदल ली। जैसे ही एक ट्रांजैक्शन पर रोक लगी, दूसरी जगह से नया पैटर्न शुरू हो गया। यानी रेगुलेटर हमेशा रिएक्टिव पोजीशन में रहा, जबकि कंपनी हर चाल प्रोएक्टिव तरीके से खेल रही थी। इतना बड़ा स्कैम हुआ है तो सेबी अभी तक कुछ मेजर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बट अब रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू की हैं। और इवन अब कई जो एल्गोरिदम्स और या मैथमेटिकल मॉडलिंग हो रही है जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएं। और जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, अराउंड 10 मिलियन रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं जो लॉसेस में जा रहे हैं, और कह सकते हैं कि 1 आउट ऑफ 10 रिटेल इन्वेस्टर्स इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस में जा रहे हैं। सो प्रॉफिट किसे जा रहा है? जेनी जैसी कंपनीज को। सो अब जो मेरा सजेशन है ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए प्लेटफॉर्म डिफरेंट होना चाहिए, और जो इतने लार्ज स्केल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर, इनके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अभी तक ओपनली NSE ने कुछ डिक्लेयर नहीं किया है कि वो कैसे बदलाव करेंगे। हो सकता है कि उनके बदलाव टैक्स बेस पे हों, कि जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो दे हैव टू पे मोर टैक्सेस। एंड इवन जेनी का जो रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि दे आर फॉरेन इन्वेस्टर, दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक्स, सो बट जो भी उनका कैपिटल गेन हो रहा है, सो वो गेन जो टैक्स है वो अपनी कंट्री में पे करेंगे। सो उसका रिकॉर्ड नहीं है, सो वेदर दे आर पेइंग टैक्सेस अप्रोप्रिएटली और नॉट। सो फ्यूचर में NSE जो है टैक्सेस के थ्रू इनको रेगुलेट कर सकता है।